ऊर्जावान। आज के इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं मूल पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष नवीन यादव जी, और जिनके सौजन्य से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी से मिलन हुआ महताब आलम भाई देखी जी और जिला के युवा के अध्यक्ष राजू यादव जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता परवेज आलम जी, अरमान सबरी जी, राहुल जी, संजय राय जी, चमन यादव जी, नजनीश जी, नौसाद जी, मजहर इमाम जी, कादिर इमाम जी, रियाज जी, विदेश जी, उन तमाम युवा इकाई के सब और पार्टी के हमारे यहाँ के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सही बोले, जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने तो सभी साथियों का हुआ। थोड़ा शांत रहिए आप लोग, क्योंकि आप सबको जानकारी है कि पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है अम्बेडकर पर चर्चा, और अम्बेडकर पर चर्चा भी सभी जिलाओं में एक साथ चल रहा है। आपके भी जिला में आज कहीं ना कहीं है अम्बेडकर पर चर्चा। तो थोड़ा कल गाइडलाइन में हो गया कि युवा का भी कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी का भी कार्यक्रम में कहीं टकराव नहीं हो पाए। इसके लिए कल हम जाके भी कल हम पहुंच गए औरंगाबाद, लेकिन हम फिर नहीं गए क्योंकि अध्यक्ष जी का आया कि एक बार तो हम जाकर के उनकर से हम फिर निकल आए। तो यह सौभाग्य था कि हमको कर्पूरी के धरती से शुरू करना था, इसलिए यहाँ से कार्यक्रम चालू हुआ। और अम्बेडकर पर चर्चा सभी साथियों से आग्रह है, जिनके प्रखंड में अम्बेडकर पर चर्चा हो रहा है आप वहाँ शामिल हो, सुने, क्योंकि अम्बेडकर पर चर्चा में बगैर विचारों के लय हुए इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता है। गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के विचार एक तरफ से हैं, इनके विचारों के मार्फत ही हम आज जिस तरह की श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मात दे सकते हैं। तो पार्टी ने वैचारिक स्तर पर भी लड़ाई शुरू की है, जिसका हम लोग का पटना में हुआ, पटना के बाद अनुमंडल में हुआ, आपके भी अनुमंडल में हुआ होगा यहाँ, और इसके बाद हम लोग आए हैं प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड के बाद फिर अम्बेडकर पर चर्चा पंचायत से लेकर गाँव तक जाएगी। तो एक पार्टी का कार्यक्रम है, हर प्रकोष्ठ का अपना अपना ही कार्यक्रम लगाने का माननीय तेजस्वी यादव जी का अभी 5 दिन पहले बैठक हुई थी। आप लोग भी देखे होंगे कि संगठन को ऊपर निर्देश है कि सभी प्रकोष्ठ अपना काम करें और पटना के मुख्यालय में नहीं रहें, वो जाएं और गाँवों में जाएं, जिलों में जाएं और भ्रमण करें और अपने संगठन को मजबूत करें। क्योंकि 2024 का चुनाव है, यह कोई आम चुनाव नहीं है। यहाँ से तय होगा कि अब देश में चुनाव होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, अगर भाजपा आ गई तो शायद ही अब चुनाव होगा, इसलिए करो और मरो का चुनाव है। इसलिए सभी साथियों को, सभी साथी आज से ही लग जाए और जुआ राजा उसी में भाजपा के नीतियों के खिलाफ 5 जून को संपूर्ण क्रांति के दिवस पर एक आगाज किया है अपने कार्यक्रम के शुरुआत का, और 5 जून के पूरे बिहार के जिलाओं में धरना होगा। धरना में हमारे मुद्दे एकदम क्लियर है कि जिस बात को लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है, नई शिक्षा नीति, जातीय जनगणना जिस पर हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, और बढ़ती हुई महंगाई जो मोदी सरकार आई थी और महंगाई के खिलाफ बोल कर आज महंगाई की स्थिति पहुंच गए, जिससे गरीब जनता, आम आवाम, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं सब लोग किस तरह से इस महंगाई से पिस रहे हैं। साथियों, एक बात है कि हमको लोगों के बीच में जाना है। यह कार्यक्रम 2 भाग में है। धरना तो होते रहा है, आप सभी साथी हजारों धरना दिए होंगे, लेकिन पहली बार हुआ कि धरना के साथ लोगों के बीच में जाके उनको जागृति फैलाना, जन जागरण चलाना, लोगों को समझाना। और जिस दिन हम लोगों को समझाने में कामयाब हो गए मोदी सरकार के खिलाफ, हम जिस दिन लोगों को बता देंगे में कामयाब हो गए, उस दिन सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके पास हैंडबिल है, उसमें लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति क्या है। आप एक बात समझ लीजिए कि सरकारें स्कूल नहीं खोलती हैं, सरकारें कॉलेज नहीं खोलती हैं। आम जो समाज के वरिष्ठ लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, चंदा करके, चुनी करके कॉलेज और स्कूल खोलने का काम किया, ताकि गांव के हमारे बच्चे, जो सुदूर इलाके के हमारी बच्चियां हैं, गरीब बच्चे पढ़ा करें। इसलिए आप लोग जाकर लोहिया में समाजवादियों ने नारा लगाया कि भंगी का बेटा हो या राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन साथियों, आज जो स्थिति है संविधान को समाप्त करने का, किस तरह से संविधान समाप्त हो रहा है आप शिक्षा के माध्यम से देख लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो सेवनी का दूध है, जो पिएगा, जो पढ़ेगा वो सेब की तरह दहाड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, पहला उसका आघात हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। आप देख लीजिए, चाहे
नीचे का शिक्षा हुआ, ऊपर का शिक्षा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति लाया है उसमें स्कूल को पहले जो सरकार के कागज थे, सरकार के नियम थे कि अगर हमारा 5 बच्चा भी, एक बच्चा भी अगर कोई गांव में पढ़ना चाहता है तो सरकार का फर्ज है उसको पढ़ाना। बगल के स्कूल में पढ़ाओ, उसके बगल के पढ़ाओ, या स्कूल खोले, या सरकार का कर्तव्य था या मौलिक अधिकार था। लेकिन नई शिक्षक नियमावली में क्या आया है कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में 3000 से कम बच्चा होंगे, इस स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। साहब आप स्कूल खोल नहीं सकते हैं, कॉलेज खोल नहीं सकते हैं, तो बंद करने का अधिकारी आप कौन है? आप समझिए कि जो सुदूर इलाके में हमारी बच्चियाँ हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, जो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही, और जब गांव के सुदूर इलाके की जब स्कूलें बंद होते जाएंगे तो क्या होंगे? वो अनपढ़ होंगे, और जब अनपढ़ होंगे यानी शिक्षा से दूर होंगे। तो जो मनुस्मृति संविधान कहता है कि वंचितों को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखो, नरेंद्र मोदी सरकार इसी पर काम कर रही है। यही बात जाके हमको आम लोगों में बताने का काम करना चाहिए। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप समझिए कि जाति जनगणना, अब ये बात है कि जाति जनगणना का बार बार भाजपा क्यों करती है, और लालू जी क्यों चाहते हैं कि जाति जनगणना हो? साथियों आप समझ चाहिए, स्कूलों में चले जाइए जहाँ सब आपके बारे में जहाँ फैसले लिए जाते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो, वहाँ चले जाइए। सरकार के हम पदों में चले जाइए, एक भी आपके हक में डिसीजन लेने वाला लोग नहीं बैठा है। आज भारत सरकार में जो चलाने वाले कौन है? ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप चले जाइए राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, एक भी आपको ओबीसी और एससी एसटी के लोग नहीं मिलेंगे। खाली के खाली पड़ा है। यानी जहाँ आपकी तकदीर लिखी जाती है वहाँ लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो आपकी तकदीर सुधरेगी कैसे? साथियों लालू जी का यह रहा है कि जहाँ हो, जहाँ से तकदीर लिखी जाती है वहाँ भी हमारे लोग का होना चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं चाहती है, आप नहीं चाहते हैं। और जाति जनगणना के बारे में साथियों आपको एकदम जानना चाहिए कि जाति जनगणना 1931 के बाद जाति जनगणना पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी ने नहीं सोचा कि जाति जनगणना हो। काका कालेलकर आयोग आया था, इसने 52% आरक्षण देने की बात की, लेकिन इस काका कालेलकर आयोग को लिखने वाला भी कहा कि इसको नहीं लागू कीजिए। 1977 में पिछड़ी जाति की आबादी 54% माना गया कि 1921 के जनगणना के हिसाब से 54% है, लेकिन कोई लोग नहीं लागू कर रहा था, इसलिए उसको आधा करके 27% आरक्षण देने का काम किया गया, लेकिन उसको भी लागू कर दिया गया। साथियों उसको भी लागू कर किया गया जब लालू जी सरकार में आए, जब लालू जी मजबूत हुए तो जाकर 1990 में घोषणा हुई और लागू कब हुई? 1993 में लागू हुई। साथियों लेकिन उस समय यह कहा गया कि सरकार के पास डाटा नहीं है, डाटा जब आएगा तो इसका एनालिसिस करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जाएगा। आपको याद होना चाहिए और सभी साथियों को करना भी चाहिए और जाके लोगों को गाँव में बताना चाहिए। जब लालू जी की नेतृत्व में, लालू जी की मजबूती से 1996 में देवगौड़ा की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, तो लालू जी ने पहला जो काम करवाया था उसमें हमें ऐड कराया था और सरकार ने अपने कैबिनेट से फैसला लिया था कि जो अगला 2001 में जनगणना होगा उसमें जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन हुआ क्या? 1996 में फैसला होता है और 1999 में राष्ट्रीय जनता दल कमजोर स्थिति में आ जाता है। लालू जी चुनाव हार जाते हैं, इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है और भाजपा आते ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहला काम किया कि जो देवगौड़ा सरकार ने फैसला लिया था 1996 में कि 2001 में जाति जनगणना होगा, उसको बदलने का काम करती है भाजपा। अब फिर आइए सवाल आता है, फिर 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के माननीय लालू प्रसाद यादव जी की मजबूत स्थिति होती है और फिर केंद्र में सरकार बनती है। पुनः फैसला होता है कि अगला जो 2011 में जनगणना होगा उस जनगणना में जाति की जनगणना होगी। या लालू जी का दिन है कि 2011 में जाति जनगणना हुई, लेकिन साथियों कहने में मुझे कोई गुजर नहीं है कि 2011 में जाति जनगणना हुई, क्योंकि लालू जी 2009 में फिर चुनाव हार गए। राष्ट्रीय जनता दल मात्र 4 सीट जीता। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति सरकार में कमजोर थी, भागीदारी नहीं थी, इसलिए जाति जनगणना का काम जितना तेज होना चाहिए था वो तेज नहीं हो पाया और धीमे काम धीमा चल रहा था। और 2014 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई और आते ही पहला काम नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि जाति जनगणना का कहा कि हम रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, उसको कैंसिल करने का काम किया। फिर इसकी लड़ाई हम लोग के नेता माननीय लालू जी, तेजस्वी जी लड़ते रहे। साथियों यह बात विचार करने की बात है कि लालू जी बार बार जब ताकत में आते हैं तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और भारतीय जनता पार्टी जब जब ताकत में आती है वो चाहती है कि जातीय जनगणना न हो। यह बात हमको लोगों के बीच में समझाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या चाहते हैं।
भाजपा क्यों नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो? इसलिए नहीं चाहती है कि जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी या समझ में आ जाएगा कि इस देश के संपत्ति पर किसका अधिकार है, ब्यूरोक्रेसी पर किसका कब्जा है, इस देश के व्यवसाय पर किसका कब्जा है, यानी कि सबको बंटवारा हो, बराबर बंटवारा हो। इसलिए चूंकि लालू जी गरीब घर में पैदा हुए हैं, वो गरीब भी सहे हैं, अपमान भी सहे, जलालत भी सहे। उनको मालूम है कि अगर लोगों ने हमको ताकत दी है तो हम ऐसा एक व्यवस्था बना के जाएं ताकि आने वाले पीढ़ी में हमारे समाज गरीब दलित सबको उसका हक और हिस्सा मिले। यही बात जाकर साथी हमको गाँव में बताने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत से बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है, जनता की अदालत से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आखिर क्या कारण होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी आपके अधिकार की बात होती है वहाँ ब्रेक लग जाता है, और जब भी 10% लोगों के अधिकार की बात होती है उसका दरवाजा खुल जाता है। यह सोचने वाली बात है। इसी बात को लेकर के हमको जनता के बीच में जाना है। और जुआ राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी का जो फरमान है कि जाति जनगणना होकर रहेगा तो पार्टी अपने जगह पर लौटी रहेगी, लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है कि जाति जनगणना के सवाल को हम आम आदमी का सवाल बना देंगे। हर जगह जाए, ठेला पर सब्जी बेचने वाले के पास जाएंगे, अंडा बेचने वाले के पास जाएंगे, छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाएंगे, गांव में झुकी लोगों को समझाएंगे कि जाति जनगणना आपके समाज के लिए, आपके बेटा के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्यों जरूरी है। यह काम युवा काम किया है और इसी के लिए हम आज पहला बार इस जिला में आए आपके बीच में। और मेरा सौभाग्य है कि हम उस गरीब के कर्पूरी ठाकुर के आचरण को स्वीकार करते हुए इस मैदान में कूदे हैं ताकि गरीबों का हक मिले। जो आने वाला 2021 का जो गणना है, क्योंकि अभी सरकार ने घोषणा नहीं किया, कोविड को बहाना बना के रोके रखा है। आप चले जाइए एक तरफ, आप एक तरफ चले जाइए, अभी जो है ये नगर में पंचायत में आरक्षण का सवाल आ रहा था पिछड़ों दलितों का, तो कहा कि हमको डाटा दीजिए। आप चलिए, डाटा मांगता है। आप चले जाइए कोर्ट का, जब आप जाते हैं तो कहता है कि डाटा दीजिए। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम काउंटिंग नहीं करेंगे। या आप समझिए कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर खेल रहा है। एक मानता है कि डाटा नहीं इसलिए कैंसिल करो, दूसरा कहता है कि हम गणना नहीं करेंगे। यह बात हमको लोगों के बीच में समझाना है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है साथियों, न तो हमारे पास ब्यूरोक्रेट है, न तो हमारे पास मीडिया है, न तो हमारे पास का कहना कि जज है, कलेक्टर है। हमारे पास है तो सिर्फ हमारी आबादी है, हमारे लोग हैं। इनको जाके गरीबों के झोपड़ियों में हमको बताना होगा। आप समझते हैं कि महंगाई, या महंगाई कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से टपकी हुई है, या नरेंद्र मोदी के पूंजीपतियों का बढ़ाया हुआ महंगाई है। वो जान के महंगाई किए हुए हैं ताकि जो गरीब लोग हैं ये अपने पेट में ही उलझे रहे, ताकि आपसे सवाल नहीं करो, देश में सवाल नहीं करेंगे, ताकि आप उनसे बात नहीं कर सके। आप अपने रोजी रोटी में इतने व्यस्त रहिए ताकि आपको इतने निचोड़ देंगे कि आप अपना हक भूल जाइए और उनकी गुलामी स्वीकार कीजिए। तो महंगाई भी एक मनुस्मृति का संविधान लागू करने का एक तरीका है साथियों। तो इसीलिए मैं अम्बेडकर पर चर्चा जो चल रही है बताने का ही काम कर रहा है कि मनुस्मृति चाहता क्या है। तो मनुस्मृति किसी तरह से आपको गुलाम बनाना चाहता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से। और संविधान आपको हर तरह से स्वतंत्रता चाहता है, समानता चाहता है, बंधुत्व चाहता है, भाईचारा चाहता है। यानी हमारा लड़ाई जो है संविधान बचाने का है। संविधान बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हमको लोगों के बीच में जाना है और लोगों को जागृत करना है। और उस दिन जो धरना हो, मैं समझता हूँ कि समस्तीपुर में ऐतिहासिक धरना होगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे जाने का आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।